वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत के लिए डेवोस में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शरीक होंगे। कारोबारी रहनुमाओं की आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी और इलाकाई अमन और तरक्की पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दो 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खत्म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डिवोर्स में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासद कांडा से मुलाकात। पाकिस्तान के इक्तसादी इस्लाहती एजेंडे और आलमी शराकतदारी पर गुफ्तगू। सदर एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की मईशत की समत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर खजाना की मेंस एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। हवाबाजी शोबे में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की खिदमात पर तबादला ख्याल। हसन अल-हौरी ने पाकिस्तान को हवाबाजी में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश करार दिया। हवाई अड्डों की सर्विस बेहतर बनाने और मुसाफिरों को सहूलियात देने पर इत्तफाक। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,427 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। जांबाग अफराद की तादाद 28 हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता। दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी। 20 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। 14 लाशों की DNA नमूने हासिल किए जा चुके। ईदी सर्द खाने में मौजूद मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। अब तक शनाख्त लाशों की मजमूई तादाद 11 हो गई। सऊदी अरब का कराची में आतिशज़दगी से अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दुख की इस घड़ी में सऊदी अरब मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं सऊदी वज़ारत ख़ारिजा। वफाक और बलोचिस्तान का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों के आगाज पर उसूली इत्तफाक। कोयटा में वजीर रेलवे और वजीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स ट्रेन सर्विस को बाहिमी इश्तराक की शानदार मिसाल करार दिया। सरफराज बुगटी का पीपल्स ट्रेन सर्विस मंसूबे पर तेज अमल दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार। इस्लाम इल्म के उसूल, गौर फिक्र और टेक्नोलॉजी के मुफीद इस्तेमाल की हौसला अफजाई करता है। मुसलमानों ने इल्म, तिब, ज़राअत, सनत और तिजारत जैसे शोबों में इखलाकी पेशावाराना अक़दार के जरिए तरक्की की। AI और डेटा के गलत इस्तेमाल से तासुब और इंसानी इक़दार के कमज़ोर पड़ने जैसे संगीन इखलाकी खदशात भी जन्म ले रहे हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ का काहिरा में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्त की मंजूरी। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का जायजा। गजा में जामे अमन मंसूबे के दूसरे मरहले और गजा पट्टी की इंतजामिया के लिए फलस्तीनी कौमी कमेटी के कामों के आगाज का भी खैर मकदम। पाकिस्तान भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाईं जो मेरी कामयाबी है। पाकिस्तान भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, लाखों जानें बचाकर आपने असीम काम किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल इदारा बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखना चाहिए। नेटो इत्तेहाद का साथ ना दिया तो आज उसका वजूद ना होता। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे और नेटो दोनों के मुफाद में हो। पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कनाडा ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी मौक़िफ़ और मुमकिना टैरिफ को मुस्तरद कर दिया।
دباؤ اور ٹیرف کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، سنجیدہ اور بامقصد مذاکراتی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ آج کی دنیا میں طاقتور ممالک اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے عالمی نظام خطرے میں ہے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی بھی امریکہ پر کڑی تنقید، ٹرمپ پر یورپ کو کمزور کرنے کی کوششوں کا الزام۔ ایران کا سپریم لیڈر کے خلاف ممکنہ کارروائی پر امریکہ کو انتہائی سخت موقف کا انتباہ۔ سپریم لیڈر پر حملہ پوری اسلامی دنیا کے خلاف جنگ تصور ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی پر حملے کی صورت میں علماء جہاد کا فتویٰ جاری کر دیں گے۔ دنیا بھر میں موجود اسلام کے سپاہیوں کے رد عمل کی ذمہ داری سپریم لیڈر پر حملہ کرنے والوں پر عائد ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن۔ پاکستان کا بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی پاسداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی آبی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ کسی قسم کی یک طرفہ معطلی یا ترمیم کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ پاکستان کے لیے محض نظریاتی نہیں، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا گلوبل واٹر بینکرپسی پالیسی راؤنڈ ٹیبل سے خطاب۔ این ایل سی تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں۔ پنجاب کے راستے قومی تجارت دوسرے سال بھی جاری۔ این ایل سی ڈرائی پورٹس شدید موسمی حالات اور برف باری کے باوجود مکمل فعال۔ وزن کے کانٹوں کی تنصیب اور سامان کی حفاظت کے لیے گوداموں میں توسیع۔ جدید سکینرز بھی نصب۔ 2 ہفتوں میں 4860 میٹرک ٹن سے زائد درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کی کلیئرنس۔ 21 جنوری 1990 کا سانحہ گاؤں کدل پل کشمیر کی تاریخ کا ایک دردناک دن۔ سری نگر کی سڑکوں پر ہزاروں نہتے شہری پر امن انداز میں نکلے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب رواں دواں جلوس پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سانحہ میں 100 سے زائد کشمیری شہید کیے گئے۔ 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ کوئی آزاد تحقیق ہوئی اور نہ ہی متاثرین کو انصاف ملا۔ خیبر پختونخوا کے بالا علاقوں خطہ پوٹوار میں 8 سے 24 جنوری تک بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ دریا کابل اور اس کی منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا خدشہ۔ سوات، چترال، دیر اور شانگلہ سمیت مختلف اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ نوشہرہ اور تربیلا ڈیم کے نشیبی علاقوں میں دریا کابل کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی عوام کو بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بگ بیش لیگ ناک آؤٹ مرحلہ آج ہوبرٹ ہریکینز اور میلبرن سٹارز مد مقابل۔ ہوبرٹ میں کھیلے جانے والے مقابلے میں 1:30 بجے یہ مقابلہ شروع ہوگا۔ فاتح ٹیم 23 جنوری کو چیلنجز میں سڈنی سکسرز کا سامنا کرے گی۔ بگ بیش لیگ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پرتھ اسکارچرز بگ بیش لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں سڈنی سکسرز کے خلاف 48 رن سے کامیابی۔ سڈنی سکسرز کے پاس فائنل میں پہنچنے کا ایک اور موقع۔ 23 جنوری کو چیلنجز میچ کھیلے گی۔ 25 جنوری کو لیگ کے نئے چیمپئن کا فیصلہ ہوگا۔ بگ بیش لیگ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ آج 2 میچز۔ 17ویں میچ میں گروپ سی سے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ہرارے میں مد مقابل۔ 18ویں میچ میں گروپ ڈی سے افغانستان اور تنزانیہ ون ہیوک میں آمنے سامنے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اپنے میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف پر قائم۔ اگر آئی سی سی نے بھارتی بورڈ کے دباؤ میں آ کر کوئی غیر منطقی شرط عائد کرنے کی کوشش کی تو اسے مسترد کر دیں گے۔ ہم پر بھارت میں کھیلنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بنگلہ دیش کے سپورٹس ایڈوائزر آصف نذر۔ مظفر آباد میں چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز۔ چیمپئن شپ 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ افتتاحی روز مختلف ٹیموں کے میچز میں باصلاحیت نوجوانوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کھلاڑیوں کا چیمپئن شپ کے مظفر آباد میں انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ۔
मुल्क में खेलों के फरोग और नौजवानों के लिए मुस्बत और साजगार मौके फराहम करने पर पाक फौज के किरदार को सराहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सोनिया अदनान। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। गैस के इस्तेमाल में लाजिम है एहतियात। गैस लीकेज की सूरत में बिजली का कोई स्विच ऑन ऑफ न करें। मेन वॉल बंद कर दें। खिड़कियां दरवाजे खोल दें। माचिस हरगिज न जलाएं। गैस के गैर मयारी आलात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। गैस लीकेज की फौरी तला 1199 पर दें। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। वजीर आजम डेवोस में फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की मेजबानी और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शराकतदारी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। तफसील बता रहे हैं डेवोस से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम चौधरी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 65 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराह वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा अहद चीमा, अताउल्ला तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास का मौजू मुनक़सिम दुनिया में मुकालमे की बहाली है। दौरे के दौरान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों और बैन अवी तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इस दौरे का एक अहम इवेंट बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका मुश्तरका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वज़ीर आज़म आलमी और इलाकाई अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ मुईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मौक़े, हुकूमती विजन और कामयाबियों को उजागर करेंगे। इस फोरम में 850 से ज़्यादा तंजीमों और कंपनियों के आला हुकाम और 3000 से ज़्यादा मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। इस साल फोरम का मौजू मुकालमे का जज्बा है, जिसका मकसद मौजूदा आलमी सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस के दौरान मुज़ाकरात, मुकालमे और ताउन को फ़रोग देना है। फोरम के दौरान 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ सेशंस में दुनिया भर से सियासी रहनुमा, इक़्तिसादी माहिरीन और पॉलिसी साज आलमी मुईशत, मौसमियाती तब्दीली, मसनूई जहानत, डिजिटल मुईशत, आलमी सलामती और तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। Dialogue is not a luxury, but really a necessity. There's no way we can move the world forward without starting to speaking with each other. We gather here at the time of tremendous transformations in the world, in technology, in geopolitics, in trade, all having impact on the world economy. We project growth in this year at 3.3%, the same as last year, 3.2% for next year. And the questions are, will this resilience remain, and what it would take for this to happen? We will spend the week in search of answers to these questions. फोरम में आलमी रहनुमाओं की रिकॉर्ड तादाद शिरकत कर रही है। ये फोरम मुआशी सिमत के तयन, बैन अवी ताउन, पॉलिसी डायलॉग के साथ निजी और सरकारी शराकतदारी के लिए भी अहमियत का हामिल है। आलमी रहनुमाओं और पॉलिसी साजों का ये इज्तिमा मुआशी समत के तयन और मुकालमे के फ़रोग के लिए अहमियत का हामिल है। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेवोस, स्विट्ज़रलैंड।
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की डिवोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासत कांडा और मेंस बिजनेस एविएशन के चेयरमैन हसन अलहूरी से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पाकिस्तान के इक्तसादी इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की ADB के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान में जारी इक्तसादी इस्लाहात का जायजा लेते हुए दरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी, शरह सूद में नरमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे जैसे मुस्बत इशारियों समेत मुल्क में जारी ढांचाजाती इस्लाहात में पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने निजकारी और निजी शोबे की शमूलियत के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी रोशनी डाली। मुलाकात के दौरान तवानाई के शोबे में इस्लाहात, जदीदकारी और साफ और पायदार तवानाई के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात अब एक नए और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता एक साल से पाकिस्तान में मजमूई मुआशी इस्तेहकाम की जानिब नुमायां पेशरफ्त हुई है, जिसका सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि हालिया इक़दामात के बायस मार्केट में मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है और मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मंसूबे ज़ेर गौर हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के निज़ाम में बेहतरी, कारकर्दगी में इजाफा और तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती इक़दामात जारी हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इन शोबों में अमली और काबिल अमल हल के लिए करीबी राबिता रखा जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि इक़्तिसादी मैदान में नुमायां बेहतरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दुरुस्त अंत में गामज़न है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर डिवोस में PTV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दुनिया के इक़्तिसादी बेहतरी, इस्लाहात और पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े के हवाले से आगाह करेंगे। Now moving forward towards sustainable growth और हमने आगे कैसे लेकर जाना है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ़ लेकर आए हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है हमारे लिए टू टेल द पाकिस्तान स्टोरी। जो हमारी एग्जिस्टिंग इकॉनमी है उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है राउंड टेबल कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी वाली जो सारी डिस्कशन है और जो मिनरल्स एंड माइनिंग वाली सारी डिस्कशन है, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो मुलाकात है, एंड वी आर ऑब्वियसली देयर टू हेल्प, सपोर्ट एंड असिस्ट हिम कि नाउ पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर बिजनेस। इन वन गैदरिंग आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के साथ इंगेज कर सकते हैं, नॉट ओनली इंगेज विद द हेड्स ऑफ स्टेट्स बट ऑल्सो विद ऑल द टॉप बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम द वर्ल्ड। जब तक लोकल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो किसी को बाहर जाके फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये PI की प्राइवेटाइजेशन है, इट टिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। ये तकरीबन $1 बिलियन की बिड्स थी और फिर वी ऑल्सो शोड के लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। दिस हैज सेंट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। महंगाई, शरह सूद, माली खसार और करंट अकाउंट्स में तमाम बड़े मुआशी आशारिये बेहतर समत में जा रहे हैं। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान जल्द ही अपनी तारीख का पहला पांडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर जून तक 3 माह की दरामदाद के बराबर होने की तवक्को है, जो आलमी मयार समझा जाता है। उन्होंने कहा कि रुपए पर फौरी दबाव नहीं है, लेकिन अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर हुआ है, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है और सर्विसेज की बरामदात बढ़ रही हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमा के वफ़द की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा इकराम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हमेशा इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती की बात की और सबको मुत्तहिद रखने के लिए किरदार अदा करते हैं। उलमा इकराम ने मुलाकात में अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा इकराम भी हिस्सा होंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट करते हैं कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजूहात क्या हैं। जी ज़मीर अब्बास, बताइएगा क्या वजूहात हैं? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलिश ट्रेंड जारी है
اور اس بلش ٹرینڈ میں سب سے بڑا اہم کردار پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں کا ہے۔ اب بھی اگر ہم دیکھیں تو صبح سے مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 900 سے زائد پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جس کے بعد مارکیٹ 1,89,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,89,523 پر بھی پہنچی ہے۔ مارکیٹ کی یہ اڑان پوٹینشل ظاہر کرتی ہے کہ بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ابھی بھی موجود ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے معیشت کی بہتری کے لیے دو فیکٹرز پہ بہت زیادہ اپنا ایمفیسس کیا تھا، جس میں ایک ریمیٹنسز تھے، جس سے ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں ریکارڈ ریمیٹنسز حاصل ہوئے ہیں، اور دوسرا ایکسپورٹس میں بھی ہم نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 20% اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے ہماری جو ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی 14% سرج دیکھا گیا ہے۔ ہماری رائس میں بھی جو ہے اس میں بھی بوم دیکھا گیا ہے اس کے ایکسپورٹس میں، اور پاکستان چاول ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو فروٹس ہیں وہ بھی اپنی مارکیٹ کی پوٹینشیل ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ سارے امپیکٹ ایسے ہیں جو کہ مارکیٹ پہ پڑ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں نہ صرف نئے لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں بلکہ مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن بھی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 21,304 ارب روپے کی ہو چکی ہے، جو کہ کافی بڑے عرصے کے بعد ہم یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں۔ دسمبر میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آیا ہے اس میں کافی ڈیفیسٹ دیکھا گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان فیکٹرز پہ کنٹرول کرے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو بیلنس ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ معیشت بہت اچھے ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اب تمام وہ پالیسیز جو کہ پہلے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، وہ سختی جو انٹروڈیوس کروائی گئی تھی اسے برقرار رکھیں تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں انکریز ہو اور ہماری امپورٹس ہیں وہ کرٹل کی جائیں، تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی اسٹرانگ ہو اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ بھی سرپلس میں جائے، تاکہ ملک کی معیشت جو ہے مزید تیزی سے ترقی کرے۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گل پلازہ آتش زدگی میں 28 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے اب تک 11 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ابھی کیا اپڈیٹس ہیں یہ جاننے کے لیے گل پلازہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سہیل جمالی۔ سہیل، ابھی تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ آتش زدگی کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارت گل پلازہ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس وقت بھی بلدیات کا اور فائر فائٹنگ کا عملہ جو ہے اس سرچ اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 28 تک پہنچ چکی ہے۔ آج صبح عیدی کے سرد خانے سے مزید 3 لاشوں کی شناخت ہوئی ہے۔ محمد شہروز 33 سالہ، محمد رضوان 26 سالہ اور 15 سالہ مریم کی لاشوں کی شناخت ہوئی ہے ان کے لواحقین کے ڈی این اے سیمپل سے۔ اب تک معاملہ یہ ہے کہ جو 85 افراد لاپتہ ہیں ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کے مطابق، ان میں سے 39 افراد کے فون کالز کے ذریعے ٹریس ہوا ہے کہ وہ آگ لگنے کے بعد عمارت میں موجود تھے اور عمارت میں ہی پھنس گئے تھے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق 17 لاشوں بری طرح جھلس جانے کے باعث ناقابل شناخت ہیں، تاہم لواحقین سے ان کے ورثاء سے ڈی این اے کے سیمپل دیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ بتدریج کام آگے بڑھ رہا ہے۔ 3 لاشوں کی مزید شناخت کے بعد جو قابل شناخت لاشیں ہیں وہ 11 ہو گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے بتایا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اور چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے کہ ظاہر ہے کہ جو یہ سرچ اور ریسکیو کا آپریشن ہے اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ابھی بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک لاش کی باقیات نکالی گئی ہیں جو ایڈی ایمبولینس کے ذریعے سول کے بنس وارڈ میں پہنچائی گئی ہیں تاکہ اس کی لاش کی شناخت کا عمل شروع ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ اس آپریشن میں کئی دن لگ سکتے ہیں تاکہ ملبے کو بہت احتیاط سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کے شواہد ضائع نہ ہوں۔ شکریہ سہیل جمالی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے کراچی چیمبر آف کامرس کے تاجر رہنما جاوید بلوانی اور گل پلازہ کے صدر تنویر پاستہ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں تنویر پاستہ نے سانحہ گل پلازہ میں بروقت ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات پر گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا۔ تنویر پاستہ نے گل پلازہ کے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ اور کراچی چیمبر کی جانب سے دی گئی تجاویز پر تنویر پاستہ نے اصولی رضامندی کا اظہار کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کے واقعے میں اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کراچی کے گل پلازہ میں 28 افراد کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ افسوس کی اس گھڑی میں سعودی عرب متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے پاکستان اور اس کی عوام کے تحفظ اور سلامتی کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت چیف منسٹر سیکریٹریٹ کوئٹہ میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت بلوچستان اور پاکستان ریلویز کے درمیان پیپلز ٹرین سروس سمیت مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اصولی اتفاق کیا گیا۔
वफाकी वजीर रेलवेज ने पीपल्स ट्रेन सर्विस को दोनों इदारों के बाहमी इश्तराक का हसीन इम्तजाज करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा बलूचिस्तान में सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात की फ्राहमी में संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज की 78 साल तारीख में पहली बार सूबाई सतह पर डिवोल्यूशन का फैसला किया गया है और जिम्मे अमली क़यादत बलूचिस्तान ने संभाली है। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान ने ऐलान किया है कि पीपल्स ट्रेन सर्विस के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवां हफ्ते जारी किए जाएंगे, जबकि सरियाब तक उजलाक सर्विस को मस्तोंग और पश्चिम तक तोसी दी जाएगी। इजलास के बाद दोनों रहनुमाओं ने रेलवे फुटबॉल ग्राउंड का दौरा भी किया। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान से चीन के सफीर जोंगजाई दोंग की मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने इक्तिसादी रवाबित के इस्तेहकाम और तौसीक़ को स्ट्रेटेजिक तरजीह करार दिया। मुलाकात में ज़राई मसनूआत के शोबे में दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस मौक़े की निशानदही और उनकी तलाश पर जाम गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान बरामदात के फ़रोग़ के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली पर अमल पैरा है, जिसमें हुकूमत से हुकूमत ताउन के साथ साथ कारोबार से कारोबार रवाबित को भी बरोकार लाते हुए तिजारत में तेज़ी और दोनों हमा मौसम दोस्त ममालिक की इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर तवज्जो दी जा रही है। दोनों फ़रीक़ैन ने मौजूदा तिजारती सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया और तौसीक़ के मुमकिन रास्तों पर तबादला ख्याल भी किया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि इस्लाम पेशो और मेहनत को गैर मामूली इज़्ज़त और तक़द्दुस अता करता है। इस्लामी तालीमात में काम महज एक मुआशी सरगर्मी नहीं, बल्कि दयानत, एहसन अंदाज और मुआशरे की खिदमत की नीयत से अंजाम दिया जाए तो वो इबादत बन जाता है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में इस्लामी उमूर की सुप्रीम काउंसिल के 36वें जनरल बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरदार यूसुफ ने कहा कि तारीखी अदवार में मुख्तलिफ शोबों में अखलाकी पेशा वाराना इक़दार के जरिए तरक्की की, जिनकी बुनियाद अदल, अमानत और इंसानियत की खिदमत थी। उनका कहना था कि इस्लाम पेशों को समाजी हम आहंगी और इज्तमाई फलाह के अहम ज़राई समझता है। इस्लामी तसव्वुर फ़र्ज़ कफ़ाया इस बात पर जोर देता है कि मुआशरा इज्तमाई तौर पर ज़रूरी पेशों का फराहमी का ज़िम्मेदार है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम जिद्दत की मुखालफत नहीं करता, बल्कि इल्म के हुसूल, गौर व फिक्र और टेक्नोलॉजी के मुफीद इस्तेमाल की हौसला अफजाई करता है, बशर्ते कि तरक्की इखलाकी हुदूद के अंदर हो। टेक्नोलॉजी को एक अमानत समझना चाहिए, ना कि बेलगाम इख्तियार। मसनूई ज़हानत इंसानियत की खादिम होना चाहिए, हाकिम नहीं। सरदार यूसुफ ने कहा कि मौजूदा इनकलाबी दौर में दीनी इदारों में उलमा पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उलमा, साइंसदानों, माहिरीन टेक्नोलॉजी और पॉलिसी साजों के दरमियान मुसलसल मुकालमा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल के पेशे में भी इस्लाम की अजीम तालीमात के मुताबिक रहमत, इंसाफ और इंसानी फलाह के ज़राए बने रहें। 19वीं वर्ल्ड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2026 पाकिस्तान के सनती शोबे में जिद्दत, तरक्की और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज हो गया है। पाकिस्तान सनती शोबे में जिद्दत, सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत के जरिए खित्ते में अपनी मजबूत और मुस्तहकम शनाख्त कायम कर रहा है। पाकिस्तान के सनती शोबे में बढ़ती हुई सलाहियत, जिद्दत अंगेज पेशरफ्त और सरमायाकारी की कशिश आलमी दिलचस्पी का महवर बनती जा रही है। पाकिस्तान में तामीराती सन्नत का अहम और बाइस वक़ार आलमी इवेंट बिल्ड एशिया 2026 22 से 24 जनवरी को कराची एक्सपो सेंटर में मुनाकिद होगा। ये शानदार नुमाइश एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और SIFC की बसीरत अफरोज मुआवनत में मुनाकिद होगी। नुमाइश में 25,000 से ज़ायद तिजारती वफूद शिरकत करेंगे, जिनमें बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सनती माहिरीन शामिल हैं। नुमाइश में तामीराती मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल्स, स्टील, मार्बल, सीमेंट, केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे। बिल्ड एशिया में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर अपटेक कन्वेंशन का भी इन्नकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट सिटीज, डिजिटल कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग्स और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजीज पर माहिरीन की तकारीर और पैनल मुबाहिसे होंगे। नुमाइश में कराची की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अपने रिसर्च और इनोवेशन मंसूबे पेश करेंगी। SIFC से पाकिस्तान के सनती शोबे को मजबूत बनाने और जदीद सनतों के क़याम में कलीदी और काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया है।
नाज़रीन, सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी है। इजलास में सऊदी काबीना ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया है। गजा में जामे अमन मंसूबे के दूसरे मरहले गजा पट्टी की इंतजामिया के लिए फलस्तीनी कौमी कमेटी के कामों के आगाज का खैर मकदम किया गया और इसके अलावा काबीना ने पाकिस्तान के दरमियान बिजली के शोबे में ताउन से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाईं जो मेरी कामयाबी है। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लाखों जानें बचाकर आपने अजीम काम किया और खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि गजा पीस पोर्ट को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल इदारा बनाने का कोई इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। रिपब्लिकन हुकूमत के 1 साल मुकम्मल हो गए, मुअस्सर पॉलिसियों के बायस मुल्की मईशत में बेहतरी आई, ताहम अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सदर ट्रंप ने कहा कि नेटो इत्तेहाद का साथ ना दिया होता तो आज इसका वजूद तक ना होता। नेटो के लिए जितना काम मैंने किया उतना किसी और शख्स ने नहीं किया। अमरीकी सदर ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ कानूनी तौर पर नाफिज किए गए। पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुट्ठी भर ताकतवर ममालिक ताकत की बुनियाद पर मराहत हासिल करने से गुरेज करें। डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म ने आलमी निज़ाम में इंसाफ, मसावत और कानून की बालादस्ती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को किसी सूरत जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए। तमाम ममालिक बाहमी ताउन और मुकालमे को फ़रोग़ दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि आलमी निज़ाम इस वक्त ही मुस्तहकम और मौसर हो सकता है जब कवायद व ज़वाबित सब पर यकसा तौर पर लागू होंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुट्ठी भर ममालिक को अपनी ताकत की बुनियाद पर आलमी फैसलों पर असरअंदाज होने या ख़ुसूसी मराहत हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं और तरक्की पज़ीर ममालिक के जायज़ मुफादात और ख़दशात को भी बराबर अहमियत दें। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा के लिए ताउन और मुश्तरका तरक्की के उसूलों की हिमायत करता रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क भर में खुश सर्दी का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों में बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ शदीद सर्दी में कमी, जबकि कई इलाकों में धुंध और सर्द हवाओं का सिलसिला बरकरार रहने का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज से 24 जनवरी तक शुमारी इलाकाजात में बारिश और बर्फबारी से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में अचानक तुगयानी आ सकती है। इसी तरह दीर, चित्राल, स्वात और कोहिस्तान में भी अचानक सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा है। नौशहरा और तरबेरा डैम के नशेबी इलाकों में दरियाए काबुल के बहाव में इजाफे की तवक्को है। सूबाई और ज़िले इंतज़ामिया हाई अलर्ट रहे। अवाम नालों, नशेबी इलाकों और ख़तरे से 2-4 इलाकों के करीब गैर ज़रूरी आमदरफ़ से गुरेज करें। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कल्लात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा नौशकी, हरनाई, योब और मूसाखेल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 389 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर रहा।
भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल-हुकूमत ढाका है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया। अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल 244 इंडेक्स के साथ चौथे नंबर पर रहा। भारतीय शहर कोलकाता 5वें नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया। छठे नंबर पर बोस्निया का दारुल हुकूमत सरायवो रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। मियारी और जदीद गैस आलात इस्तेमाल करें ताकि आप गैस लीकेज से बच सकें। कंप्रेसर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फौरन 1199 पर इतला दें। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा किसी भी अमरीकी टैरिफ को मुस्तरद करता है और आर्कटिक खित्ते में सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका के साथ ताउन जारी रखना चाहता है। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए कैनेडियन वजीर आजम ने ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ और मुमकिना टैरिफ के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दबाव और टैरिफ किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि आज की दुनिया में ताकतवर ममालिक अपनी मर्जी नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम खतरे में है और बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमरीका पर कड़ी तनकीद की और ट्रंप और यूरोप को कमजोर करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोप पर नए टैरिफ का लामुतनाही इजाफा नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि अमरीकी तिजारती मुआहदे यूरोपीय बरामदात के लिए नुकसानदेह हैं। मैक्रोन का कहना था कि आलमी अमन और इस्तेहकाम उस वक्त खतरे में है और मईशत अदम तवाज़ुन का शिकार है। हमें मुश्तरका कोशिशों से अपनी तरजीहात और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की अमरीकी कोशिशों के बायस यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो चुका है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर की टैरिफ की धमकियों को मुस्तरद करते हुए ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास कल तलब किया गया है। ईरान ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर अमरीका को इंतहाई सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ जंग तस्वुर होगी। ईरान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का कहना था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला हुआ तो जिहाद करने का फतवा जारी कर देंगे और फिर दुनिया के तमाम हिस्सों में इस्लाम के सिपाहियों का रद्द अमल आएगा। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने बयान किया है कि दुनिया भर में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों के रद्द अमल की जिम्मेदारी आयतुल्लाह खामनेई पर हमला करने वालों पर आयद होगी। ईरानी सदर ने भी इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि आयतुल्लाह खामनेई पर कोई भी हमला मुकम्मल और हमागीर जंग का सबब बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे किसी भी इकदाम के नताइज सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात, मराकश और बहरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा अमन मंसूबे के तहत बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली, जबकि सऊदी अरब ने भी गजा में अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम किया है। यूएई की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात गजा बोर्ड ऑफ पीस में फाल शमूलियत और अमली शराकत के लिए तैयार है। यूएई बोर्ड के मिशन में मौसर किरदार अदा करेगा और आलमी सतह पर ताउन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। बहरीन की वजारत खारजा के मुताबिक यह फैसला गजा के लिए सदर ट्रंप के 20 नकाती अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद की हिमायत के अज़्म की अक्कासी करता है। यह मंसूबा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। मराकश के बादशाह ने भी गजा अमन बोर्ड की दावत कबूल कर ली। मराकश वजारत खारजा के मुताबिक बादशाह ने बोर्ड में बतौर बानी रुकन शामिल होने पर रजामंदी का मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की हिमायत करना करार दिया है। इसराइल ने मशरक़ी बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा की दार उनरवा की इमारतें मिस्मार कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की निगरानी में भारी मशीनरी से उनरवा कंपाउंड को मुनहदम किया गया। इसराइली इक़दाम को उनरवा ने बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए मिस्मारी को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। फलाही इदारे की इमारतों में गजा और मगरबी किनारे की इमदाद ज़ख़ीरा थी।
مودی کی ناکام خارجہ پالیسی اور تعلیمی میدان میں مجرمانہ غفلت کے باعث بھارتی شہری دنیا بھر میں ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کے شہری کڑی پابندیوں اور تجارتی رکاوٹوں سے شدید مشکلات کی زد میں آ گئے ہیں۔ بھارت کا جعلی ڈگری سکینڈل امریکی ویزا اور تعلیمی جانچ میں سخت پابندیوں کی اہم وجہ بن گیا ہے۔ بھارتی جریدہ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق سخت پابندیوں کے باعث امریکہ میں بھارتی طلباء کے داخلے کی تعداد میں 75% تک کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ بھارتی شہریوں کے لیے امریکی ویزے کا حصول انتہائی مشکل اور ملازمت میں دیگر مواقع محدود ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 72% H-1B ویزا حاصل کرنے والے بھارتی شہری اب شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ 2025 میں امریکہ نے تقریباً 3800 افراد کو ملک بدر کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ بھارتی شہری تھے۔ تجزیہ نگاروں نے بھی بھارتی جعلی ڈگری مافیا کے انکشافات کے بعد ویزا پالیسی میں سختی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ مودی کی دوغلی پالیسیاں اور جعلی ڈگری سکینڈل کی عالمی بازگشت بھارت کی رسوائی کا سبب بن چکی ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث عالمی سطح پر بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری ہے۔ انتہا پسند نظریات اور ناکام سفارتکاری کے باعث بھارت کو عالمی سطح پر مسلسل ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی پر بھارت کا گمراہ کن بیانیہ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سیکورسکی نے بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر منافقانہ بھارتی پالیسی اور جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ بھارتی جریدے دا ہندو کے مطابق نئی دلی میں ملاقات کے دوران بھارت اور پولینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے روس میں ہونے والی زاپاد 2025 فوجی مشقوں نے حصہ لیا، جنہیں ہم خطرناک سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی کے معاملے میں ہم ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، لیکن یقیناً بھارت کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا بیان اس موقف کی تائید ہے کہ بھارت نیٹ ریجنل ڈیسٹیبلائز ہے۔ نااہل افغان طالبان رجیم نے افغانستان کو اقتصادی اور سماجی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ افغان انٹرنیشنل میں شائع بجٹ کی اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے عوامی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل نظر انداز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاشی بحران سے دوچار افغان طالبان رجیم نے بجٹ کا 88% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ کیا۔ افغان طالبان رجیم کے کھوکھلے دعووں کے برعکس 60 ارب افغانی مالیت کے منصوبے زیادہ تر علامتی بن کے رہ گئے ہیں۔ سنگین معاشی بحران کے باوجود افغان طالبان نے معاشی اور سماجی شعبوں کو ترجیحی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے بعد افغانستان کا ترقیاتی بجٹ 131 ارب افغانی سے کم ہو کر صرف 24 ارب افغانی رہ گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے بجٹ سے 4.1 ارب افغان کی ہیرا پھیری کی ہے۔ افغان طالبان رجیم نے جنگجوؤں کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ مختص کیا۔ ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی پر اربوں افغانی مختص کر دیے گئے ہیں۔ آزاد میڈیا پر پابندیوں اور پروپیگنڈا کے نظام کو متحرک کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کے بجٹ میں 14 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ افغانستان کا بجٹ ترقیاتی اہداف کے بجائے طالبان رجیم کی طرف سے وسائل کی لوٹ مار کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، 21 جنوری 1990 کا سانحہ گاؤں کدل پل کشمیر کی تاریخ کا ایک دردناک اور خونخونی دن۔ 1989 سے وادی کشمیر میں ایک وسیع مگر پرامن عوامی تحریک جاری تھی۔ گاؤں کدل سانحہ اسی پرامن تحریک کا ایک المناک تسلسل تھا۔ 19 جنوری 1990 کے بعد انتظامی نظام نے مکمل طور پر عسکری شکل اختیار کر لی۔ کرفیو، پابندیوں اور طاقت کو حکمرانی کا بنیادی ذریعہ بنا دیا گیا۔ گاؤں کا واقعہ اس پالیسی کا خونی نتیجہ ثابت ہوا۔ 21 جنوری 1990 کے دن سری نگر کی سڑکوں پر ہزاروں نہتے شہری پرامن انداز میں نکلے۔ جلوس اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب رواں دواں تھا، جس نے گاؤں کدل پل سے گزرنا تھا۔ بھارتی فورسز نے جلوس کا راستہ روک لیا۔ درندہ صرف بھارتی فورسز نے بغیر کسی وارننگ کے نہتے شہریوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گاؤں کدل پل، اطراف کی سڑکیں اور دریائے جہلم لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق شہداء کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، جن میں اکثریت کو گولیوں کے شدید زخم آئے۔ نہ کوئی اشتعال انگیزی تھی اور نہ ہی کوئی مسلح خطرہ موجود تھا۔ ظالم بھارتی فورسز کی جانب سے یہ کھلا قتل عام تھا۔ 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ کوئی آزاد تحقیقات ہوئی، نہ ذمہ داروں کا تعین کیا گیا اور نہ ہی متاثرین کو انصاف مل سکا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے اسپارکو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر کے نئی بندرگاہوں کے ممکنہ مقامات کا سیٹلائٹ کے ذریعے جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین اسپارکو یوسف خان نے بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور AI کے ذریعے سمندری حدود میں ریلیف اور ریسکیو کے منصوبوں پر گفتگو سمیت ملکی بندرگاہوں کی سیٹلائٹ مانیٹرنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمی تبدیلی اور ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے میں سیٹلائٹ مانیٹرنگ اہم ہے۔ اسپارکو کی جدید ٹیکنالوجی سے بندرگاہوں کی منصوبہ بندی میں آسانی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ سپارکو وزارت میں قائم AI سیکریٹریٹ کے ذریعے بندرگاہوں کی مانیٹرنگ میں مدد کرے گا. سمندری ماحولیاتی نگرانی سے پالیسی سازی میں بھی مدد ملے گی. وفاقی وزیر خالد مکسی نے کہا ہے کہ تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی مکمل معاونت جاری رہے گی. کامسرج یونیورسٹی اسلام آباد کی 25ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ جدید تحقیق، مصنوعی ذہانت اور عالمی اشتراک ترقی کی راہیں ہیں. قوموں کی تقدیر تعلیمی اداروں میں بنتی ہے اور اساتذہ اس کے معمار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کامسرج یونیورسٹی اسلام آباد کا قومی اور عالمی سطح پر تعلیم اور تحقیق میں نمایاں کردار ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں قومی ادارہ امراض قلب کی 84ویں گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD پروفیسر طاہر صغیر نے اجلاس کو بتایا کہ NICVD کو مجموعی طور پر 4.6 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. انتظامی اور سروس اخراجات میں اضافے کے باعث فنڈنگ گیپ پیدا ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں NICVD کے مستقبل کے تحفظ اور خدمات کے تسلسل کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا مفت دل کے علاج میں کوئی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ ان ایڈ کی منظوری دی. گورنر سندھ سلیم حیدر خان یورپ کے دورے کے دوران برطانیہ پہنچ گئے. گلاسکو کے پاکستانی قونصلیٹ آفس سمیت مختلف تقریبات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. سمندر پار پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کے ذریعے ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو جھوٹی اور نفرت انگیز ویڈیوز دکھا کر ان کے جذبات اور پاکستان کے خلاف اکسانے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت خبروں کو پھیلانے والوں کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی ترقی میں کام کرنا ہے. پاکستان کے قابل فخر ادارے NLC کی پیشہ ورانہ مہارت کے باعث قومی ترقی میں اہم کردار ہے. NLC کی سخت موسمی حالات کے باوجود ملک میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. NLC کی کوششوں سے درہ خنجراب کے راستے ہمہ موسمی قومی تجارت دوسرے سال بھی جاری ہے. تجارت کی رفتار بڑھانے کے لیے NLC کے جدید سکینرز بھی نصب کر دیے گئے ہیں. دسمبر میں NLC ڈرائی پورٹ سوس سے 12,000 میٹرک ٹن سامان کی برآمدی خدمات فراہم کی. گزشتہ 2 ہفتوں میں 4,807 میٹرک ٹن سے زائد برآمدی کنٹینرز کی کلیئرنس کی گئی. NLC اور چینی اداروں کے اشتراک سے دور دراز علاقوں اور وسطی ایشیا میں بھی سامان کی ترسیل جاری ہے. سوست ڈرائی پورٹ تجارتی اور معاشی فروغ کے ساتھ گلگت بلتستان کے لیے روزگار کا مستقل بھی ذریعہ بن گئی ہے. اکاڑا کے سہولت بازار سے شہریوں کے لیے فری ہوم ڈیلیوری سروس شروع کی گئی ہے، جس سے شہری اب گھر بیٹھے صرف ایک فون کال پر روزمرہ استعمال کی ضروری چیزیں DC ریٹ سے بھی 7% کم قیمت پر منگوا سکتے ہیں. اس بارے میں رپورٹ دیکھتے ہیں محمد اشرف کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر اکاڑا کے سہولت بازار سے عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دینے کے لیے فری ہوم ڈیلیوری سروس شروع کی گئی ہے. اس نئی سروس سے شہری اب گھر بیٹھے روزمرہ استعمال کی 13 سے زیادہ ضروری چیزیں صرف ایک فون کال پر DC ریٹ سے بھی 7% کم قیمت پر منگوا سکتے ہیں. 30 منٹ کے اندر ہمارا جو رائڈر ہے وہ جا کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ایڈیبل آئٹم ہے جو آرڈر کی جاتی ہیں وہ DC ریٹ سے بھی تقریباً 10% کم ریٹ پہ جا کے وہ ڈور سٹیپ پہ فراہم کر کے آتا ہے. سہولت بازار میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، سبزیاں اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں DC ریٹ پر دستیاب ہیں. فری ہوم ڈیلیوری نے اس سہولت کو مزید سستا اور آسان بنا دیا ہے. میں نے ایپ سے آرڈر کیا تھا، یہ مجھے آدھے گھنٹے میں ریسیو ہو گئی ہیں. یہ CM صاحبہ کا انتہائی اچھا اقدام ہے اور یہ فریش اور تازہ سبزیاں دیتے ہیں اور 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہمیں یہ مل رہی. آنے والے دنوں میں اس سروس کو بہتر اور مؤثر بنانے کے ساتھ اس کے دائرہ کار کو بھی بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. فری ہوم ڈیلیوری سروس کا بنیادی مقصد مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا اور عوام تک براہ راست ریلیف پہنچانا ہے. محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا. فیصل آباد میں محکمہ زراعت نے گزشتہ سال نمایاں اہداف حاصل کیے ہیں. گرین ٹریکٹر سکیم، گندم کی ریکارڈ کاشت، کسان کارڈ اور ایگریکلچر انٹرنشپ جیسے اقدامات سے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ کاشتکاروں کو براہ راست ریلیف بھی مل رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کاشف منیر.
महकमा ज़राअत तौसीफ फैसलाबाद ने साल 2025 में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक नुमाया अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला फैसलाबाद में 2 मराहल मुकम्मल किए गए। गंदम की काश्त का मुकर्रर हदफ 5,19,000 एकड़ के मुकाबले में 5,37,000 एकड़ पर काश्त मुकम्मल करके 102% हदफ किया गया, जबकि 80% गंदम बर वक्त नवंबर में काश्त की गई, जिससे बेहतर पैदावार की तवक्को है। गंदम की पैदावार बेहतर होगी, जड़ी बूटियों के कंट्रोल में, जड़ी बूटियों को की तल्फी में आसानी होगी और भरपूर पैदावार हासिल होगी। सीएम एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 129 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फील्ड में काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। इसमें हमें जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है उसका एक प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपोजर मिल रहा है। किसान कार्ड स्कीम के तहत जिला फैसलाबाद में 40,000 से ज्यादा किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि एग्रीकल्चर मॉल्स, मॉडल फार्म्स, पैदावारी मुकाबला जात और सब्सिडी स्कीमों के जरिए काश्तकारों को बराह रास्त रिलीफ फराहम किया गया है। ट्रैक्टर वाली स्कीम बहुत अच्छी है जी, साडा ट्रैक्टर निकला अज असीं उहदे फार्म वसूलिया। महकमा ज़राअत तौसीह का कहना है कि इन इक़दामात से ज़रूरी पैदावार में इजाफा और किसानों की खुशहाली मुमकिन हो रही है। काशिम मुनीर, पीटीवी न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से जिला खानेवाल की मस्जिदों के इमाम साहिबान को उलमा इजाज़िया कार्ड दिए जा रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की तरफ से 250 रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम साहिबान को इजाज़िया कार्ड दिए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हसनैन बिन नसीर। जिला खानेवाल में 1,850 मसाजिद हैं। जिला भर की 250 मसाजिद वजीर आला उलमा अजाजिया कार्ड के लिए रजिस्टर हैं। जिला भर की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को जिला इंतजामिया की तरफ से वजीर आला पंजाब उलमा अजाजिया कार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे पास जो टोटल अप्रूवल हुए थे, जिन्होंने अप्लाई किया था, वो थे 350, और उसके बाद जो है हमारे पास 3 दिन पहले 250 के करीब जो है वो BOP के जो है ताउन के साथ हमें जो है उनके पे ऑर्डर्स रिसीव हुए थे, जिसके तहत हमने अभी तक जो है वो 230 को पे ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जिला भर के 250 इमाम साहिबान को उलमा अजाजिया कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें तहसील खानेवाल के इमाम साहिबान शामिल है। हुकूमत पंजाब ने आम मसाजिद की इज़्ज़त एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए एजाजिया कार्ड पेश किया जा रहा है। इसके लिए हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत का ये बहुत ही अहसन और अच्छा इक़दाम है, इमाम मसाजिद के लिए एजाजिया कार्ड का जारी करना। इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। उलमा अजाजिया कार्ड के जरिए हर इमाम मस्जिद को पंजाब की हुकूमत 25,000 रुपये माहाना अजाजिया दे रही है, जिसे इमाम मस्जिद बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड के जरिए हर माह घर बैठे हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत के अजाजिया कार्ड से इमाम साहिबान की माशी मुश्किलात में कमी आएगी, वो दीनी खिदमात को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकेंगे। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान अरीना में 2 रोज़ा पाकिस्तान EV फेस्टिवल आज रात अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जहां इलेक्ट्रिक कारें, बाइक्स और चार्जिंग टेक्नोलॉजी ने शहरियों को मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट से रोशनास कराया। मुंतजमीन का कहना है कि EV व्हीकल्स का अखराज, तवानाई बचत और साफ माहौल के साथ रिवायती फ्यूल का मजबूत मुतबादिल बन सकती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान एरिना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, 3 व्हीलर्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक मुस्तकबिल की शहरी नकलो हरकत को अकेले फ्रेम में समेटने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज आने से फीमेल जो है बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हुई हैं। हर कंपनी अपना एक वेरिएंट जो है ना इलेक्ट्रिकल निकाल रही है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि फ्यूल एफिशिएंट किया जाए, और डिपार्टमेंट्स को भी उसने ये रिकमेंड कर दिया है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ जो है ना गवर्नमेंट के इदारों में इस्तेमाल ना हो। EV सेक्टर ट्रांसपोर्ट की तारीख में सबसे बड़ी तब्दीली है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सोच की तब्दीली है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर शहरियों की टेस्ट ड्राइव काबिले दीद थी। कुरानंदाजी के जरिए इनामात और म्यूजिकल शो ने फेस्टिवल की रौनक को दोबाला कर दिया। दुनिया अब धुएं, शोर और महंगे फ्यूल से आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से न सिर्फ शहरियों के खर्चात में कमी आई है, बल्कि उनको एक बेहतरीन सफर भी मुहैया होगा। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, पर्थ स्कॉचेस की टीम बिग बैश क्रिकेट लीग के फाइनल में पहुंच गई है। पर्थ में खेले गए क्वालिफायर में पर्थ स्कॉचेस ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 48 रन से कामयाबी की। पर्थ स्कॉचेस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। फिन एलन 49 रन के साथ नुमाया रहे। उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। एस्टन टर्नर ने 29 और शायर विस्टन ने 20 रन जोड़े। सिडनी सिक्सर्स के मिचेल स्टार्क, बेन डिवार्शियस और जैक एडवर्ड्स के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं।
जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम स्कॉचेस के बॉलर्स को एतमाद से ना खेल सकी और 15 ओवर्स में 99 रन बनाकर आउट हो गई। पहले ओवर्स की दूसरी इनिंग पर बाबर आजम के 0 पर आउट होने के बाद दीगर बल्लेबाज भी जिम्मेदारी ना दिखा सके। स्टीवन स्मिथ 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, पर स्कॉचेस की तरफ से माहिरी बियर्डमैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कॉपर कनॉली और डेविड पेन ने 2-2 विकेटें हासिल की। फिन एलन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सिडनी सिक्सर्स की टीम जुमे को चैलेंजर्स मैच खेलेगी। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैच शेड्यूल हैं। इवेंट के 17वें मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट का 18वां मैच अफगानिस्तान और तंजानिया के दरमियान विंडहुक में खेला जा रहा है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली एशियन बार शॉट गन में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के फरूख नदीम ने चैंपियनशिप के ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया। नाज़रीन, दोहा में जारी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर फरूख नदीम ने इनफरादी ट्रैप मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल करने के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। फरूख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 और फाइनल में 30 में से 27 स्कोर हासिल किए। पाकिस्तान शूटिंग फेडरेशन के मुताबिक एशियन शूट गन चैंपियनशिप नए फॉर्मेट के तहत हो रही है और इसी वजह से ये नया आलमी रिकॉर्ड कहलाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में शुएब मलिक का कहना था कि पीएसएल के 10 साल के करियर में ऑन एंड ऑफ द फील्ड हर लम्हे से बहुत लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। अब वक्त आ गया है कि इस सफ़र को यहाँ ख़त्म करूँ। शुएब मलिक का कहना था कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में मेरी खिदमात हमेशा दस्तयाब रहेंगी। अपने पीएसएल करियर में कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले शुएब मलिक ने मजमूई तौर पर 93 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 15 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 2350 रन बनाए और 17 विकेटें हासिल की। बिग बैश लीग के नॉकआउट मरहले में ह्यूबर्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। फातेह टीम चैलेंजर्स के लिए क्वालिफाई करेगी। ह्यूबर्ट में खेले जाने वाला मुकाबला 1:30 बजे शुरू होगा और टूर्नामेंट के चैलेंजर 23 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि 25 जनवरी को बिग बैश की नई चैंपियन टीम का फैसला होगा। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। खेल का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे वापस मेन डेस्क की जानिब। और खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।